Jai Hind everybody, a very warm welcome to Khan Global Studies all of you. How are you? कैसे हैं सभी? जय हिंद बच्चों, जय हिंद आप सभी को, जय हिंद। सबकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है? एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, तो थोड़ा सा लग रहा होगा डर, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड बिकॉज एग्ज़ाम्स आर वेरी सून अप्रोचिंग। तो लग रहा होगा थोड़ा कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम आ गई, इतना कम टाइम है, इतना कुछ करना है, ठीक है। बट जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, डर इज़ अ साइन दैट यू हैव वर्कड हार्ड, है ना। मैं भी अच्छी हूँ बच्चों, थैंक यू फॉर आस्किंग। चलो अब चलते हैं हमारे ओके चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले महीने के करंट अफेयर्स MCQs पर, है ना। तो अभी तक हम अक्टूबर मंथ के MCQs कवर कर चुके हैं। नाउ विल बी स्टार्टिंग नवंबर मंथ MCQs। ओके, तो टुडेज़ लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर, इन दोनों लेक्चर में हम हमारे नवंबर के मंथ के MCQs को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिसंबर मंथ स्टार्ट करेंगे, फिर बस जनवरी रह जाएगा। विद इन 6 days 6 लेक्चर्स हमारा पूरा रिविजन भी कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन, अगेन द सेम थिंग दैट आई डू ऑलवेज, इंग्लिश और हिंदी में मैं क्वेश्चन रीड आउट करूँगी, ऑप्शंस आपको रीड आउट करूँगी, 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, उसमें आप लोग अपने आंसर्स बताएंगे, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट वॉज कन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय विच कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी कतर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोग के 30 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अपना आंसर देना शुरू कर सकते हैं। अगेन जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं देगा, मैं हर बार सेम चीज़ कहती हूँ कि डू नॉट रश योर आंसर्स, मेक श्योर दैट दे आर करेक्ट। चलिए, आंसर्ड एवरीबडी। आपके 30 सेकेंड्स भी ओवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर बच्चों इसका सही जवाब है, जैसे अगेन द कन्फ्यूजन विल बी देयर, कोई सऊदी, कोई कुवैत, कोई UAE, कोई कतर कह रहा है ना। तो यहाँ पे बच्चों ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट जो है ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कुवैत का, ठीक है, ना कि सऊदी का। ऑप्शन बी कुवैत का, तो जिस भी बच्चे ने बी बोला है वो करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ कुवैत, ओके, नॉट सऊदी, नॉट कतर। तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया था। एज आई सेड, टेक योर टाइम बट आंसर इट करेक्टली, है ना। रश में हमें किसी और का देख के गलत आंसर नहीं देना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग आउट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्नि वॉरियर XAW 2024 एक्सरसाइज। अग्नि योद्धा अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दिस इज़ द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। यह सिंगापुर और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण है। दूसरा, द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट देवलाली फ्रॉम 28th to 30th November 2024। यह अभ्यास 28 से 30 नवंबर 2024 तक देवलाली में आयोजित किया गया था। तीसरा, एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन जॉइंट प्रिपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन एंड सिंगापुर आर्टिलरी प्रोसीजर्स। अभ्यास में भारतीय और सिंगापुर तोपखाने प्रक्रियाओं की संयुक्त तैयारी, समन्वय और एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या D 1 2 and 3। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बच्चों।
अगेन आई एम सेइंग, एक एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, ध्यान से एनालाइज करना और करेक्ट आंसर देना। आपके 30 सेकेंड्स अब स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी जवाब दीजिए, आपका टाइम ख़त्म होने वाला है बच्चों। ओके चलिए, तो यहाँ पे बच्चों द आंसर इज़, हम पहले एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं ना। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। इस बार का अग्नि वॉरियर जो था, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कि ये देवलाली में कंडक्ट हुआ था, और डेट देखिए, महीना देखिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा अगर हम देखेंगे कि जॉइंट प्रिपरेशन कोऑर्डिनेशन पे फोकस करता है, तो बिल्कुल है ना, ज़्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऑब्जेक्टिव यही रहते हैं, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो जिसके कारण ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जिसके कारण हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए जो है हमारे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भीष्म एंड युवन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर। हाल ही में समाचारों में देखे गए भीष्म और युवान कौन हैं? ए बोलार्ड पुल बीपी टग्स, बी टॉर्पीडो कम मिसाइल, सी इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्जन सिस्टम्स, डी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। बच्चों ये 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। आपके 30 सेकेंड ख़त्म होने वाले हैं। चलिए नाउ, अब ये वाली न्यूज़ में थोड़ा सा आपको याद दिलाती हुई पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से, है ना, कुछ ही बच्चों को याद है। भीष्म और युवन हमने पढ़ा था बोलार्ड पुल 25T टग्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बोलार्ड पुल टग्स होते क्या हैं, ये किस प्रकार से नेवल वेसल्स को बर्थिंग और अनबर्थिंग करते हैं, उनको खींच के उनको सपोर्ट देने के काम करते हैं बोलार्ड पुल टग्स। उसमें हमने पढ़ा था कि भीष्म जो है न्यूली इंडक्टेड बोलार्ड पुल टग्स हैं, ये है ना नेवी में। तो भीष्म और युवान जो है ये बोलार्ड पुल टग्स हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ जिस भी बच्चे ने ए कहा है बच्चों, आपका जवाब सही है, ए वाले बच्चों का। भीष्म और युवान जो है 25T बोलार्ड पुल टग्स हैं, जो कि अभी अभी ही इंडक्ट हुए हैं नेवी में, जिससे नेवल कैपेबिलिटीज़ बढ़ें उस कारण, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेंबर दिस थिंग, ओके। यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ है, ये बर्थिंग और अनबर्थिंग करते हैं शिप्स की। उन्हें जब भी शिप्स को पानी में उतारना होता है या पानी से वापस डॉक तक खींचना होता है, तो यहाँ पे बोलार्ड पुल टग्स बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बोलार्ड पुल टग्स इंडक्ट हुए हैं। क्या नाम है बच्चों इनका? भीष्म और युवन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024। अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय कोनार्क कॉर्प्स ऑफ सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। यह अभ्यास भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की कोनार्क कॉर द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा, द टेबल टॉप एक्सरसाइज एट अहमदाबाद फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ साइक्लोन इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। अहमदाबाद में टेबल टॉप अभ्यास गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात की थीम पर केंद्रित था। तीसरा, द एक्सरसाइज शोकेस्ड जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF एंड अदर एजेंसीज इन नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स। इस अभ्यास में प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, NDRF, SDRF और अन्य एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों का प्रदर्शन किया गया। फिर से वही सवाल कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 या 1 and 3 ओनली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आपके 30 सेकेंड शुरू हो गए बच्चों. नाउ यू कैन एनालाइज द स्टेटमेंट्स एंड थिंक ऑफ द राइट आंसर. जल्दी आंसर दीजिए बच्चों, आपके 30 सेकेंड्स ख़त्म होने वाले हैं. चलिए अब यहाँ पर फिर से हम एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, है ना. एक्सरसाइज कोनाक कॉर्प्स ऑफ सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज करी थी, कौन सी वाली, संयुक्त विमोचन, ठीक है, यस. नेक्स्ट टेबल टॉप एक्सरसाइज थी अहमदाबाद पे, जिसका फोकस था साइक्लोन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, करेक्ट. तीसरा कि इस एक्सरसाइज में सभी शामिल थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स और उसके बाद डिफेंस सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, तो बिल्कुल शामिल थे, है ना. तो यहाँ पे हमारे सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए हैं, जिसके कारण हमारा सही आंसर है 1, 2 एंड 3 ऑप्शन सी. जितने भी ऑप्शन सी वाले बच्चे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है, ठीक है. ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. ऑलराइट बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. अगेन आई एम रीडिंग आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोकस ऑन द स्क्रीन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024. अंतरिक्ष अभ्यास 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला, एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स. यह अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया था. दूसरा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज वॉज टू इम्प्रूव स्ट्रैटेजिक रेडीनेस एंड ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन इन स्पेस वॉरफेयर. इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष युद्ध में रणनीतिक तत्परता और तीनों सेनाओं के एकीकरण में सुधार करना था. तीसरा, द एक्सरसाइज सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, साइंटिफिक कम्युनिटी and academia who provided insights into military space capabilities and international space security. इस अभ्यास में सरकारी मंत्रालयों, वैज्ञानिक समुदाय और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिन्होंने सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करी. अब इसमें से फिर वही कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1, 2 and 3 या D 1 and 3 only. Your time starts now. आपका समय पूरा होने वाला है बच्चों. चलिए अब हम आंसर एनालाइज करते हैं. आई होप सभी ने अभी तक जवाब दे दिया है. सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए कि ये जो अंतरिक्ष अभ्यास है इसे इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था. दूसरा स्टेटमेंट कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्राई सर्विसेज के इंटीग्रेशन को बढ़ाना. तीसरा कि इसमें गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ की भी पार्टिसिपेशन थी, साइंटिफिक कम्युनिटी की और एकेडमिया की. अब यहाँ पे बच्चों अगेन इसको कंडक्ट इंडियन एयरफोर्स ने किया था. अब यहाँ पे शब्द क्या है, कंडक्ट, ठीक है, तो किया था, लेकिन इसमें सारी सर्विसेज इन्वॉल्व थी, ट्राई सर्विसेज इन्वॉल्व थी, बिल्कुल थी, और ये कि भैया साइंटिफिक कम्युनिटीज़ भी इन्वॉल्व थी. तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही होने के कारण ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अच्छा यह कंडक्टेड है, होस्टेड नहीं है, सॉरी इसको होस्टेड होना था. अगर ये होस्टेड होता तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स वुड हैव बीन करेक्ट, बट ये कंडक्टेड है ना. तो एक माइन्यूट डिफरेंस आ गया यहाँ पे. कंडक्टेड मतलब सिर्फ इंडियन एयरफोर्स है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में ये था कि ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन. और अंतरिक्ष अभ्यास हम सब ने देखा है कि तीनों ही सर्विस थी,
तीनों ही थे इसमें जॉइंट कमीशन, जो जैसा जिस प्रकार से जॉइंट कमीशन कॉन्फ्रेंस था उसी प्रकार से हमारा अंतरिक्ष अभ्यास भी हुआ था। तो कंडक्टेड जो है दिस एम्फोसाइजेस कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ने ही किया है ना। अगर होस्टेड होता, जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ भी तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व थी, ठीक है, यहाँ भी तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व थी और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। बट यहाँ पर सिर्फ इन्होंने इंडियन एयरफोर्स ही मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो जिसके कारण स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट नहीं है ना। ये मैंने चेक नहीं किया बिकॉज ऑल द 3 सर्विसेज आर नॉट मैंशनड हियर, तो इसीलिए 1 इनकरेक्ट हो जाता है, 2 और 3 करेक्ट है, तो बी वाले बच्चे सही हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जिनका बी जवाब आया है आप लोग सही हैं, ठीक है। यस, आंसर बी है ना, बी इज करेक्ट। चलो, यहाँ पे भी यही है कि भैया कंडक्टेड बाय डिफेंस स्पेस एजेंसी है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नहीं है, क्योंकि तीनों ही सर्विसेज शामिल थी, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं थी इसमें तीनों ही सर्विसेज शामिल थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नॉट जस्ट इंडियन एयरफोर्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24। अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट सिजानतुंग, जकार्ता, इंडोनेशिया फ्रॉम 1 to 12 नवंबर 2024। यह अभ्यास 1 से 12 नवंबर 2024 तक इंडोनेशिया के जकार्ता के सिजानतुंग में आयोजित किया गया था। दूसरा देखिए, इंडियन कंटिजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैराशूट रेजिमेंट वाइल इंडोनेशियन कंटिजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोपासिस। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट द्वारा किया गया, जबकि इंडोनेशिया दल का प्रतिनिधित्व कोपासिस द्वारा किया गया। तीसरा देखिए, एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशंस इन जंगल टेरेन, strikes on terrorist camps, and a validation exercise integrating basic and advanced skills to foster military cooperation। अभ्यास में जंगल इलाकों में संयुक्त विशेष बल अभियान, आतंकवादी शिविरों पर हमले और सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए बुनियादी और उन्नत विशेष बल कौशल की एकीकृत करने वाला सत्यापन अभ्यास शामिल है। फिर से वही बच्चों की कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? A 1, 2 and 3, B 2 and 3, C 1 and 2 only, या D 1 and 3 only। Your 30 seconds start now। आपके 30 सेकेंड्स जल्दी ओवर होने वाले हैं बच्चों। चलिए, आई होप सभी ने जवाब दे दिया हो। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे बच्चों, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है सिजानतुंग जकार्ता वाला, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कि सिजानतुंग जकार्ता में हुआ था, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। दूसरा कि इंडियन कंटिजेंट को हमारी पैराशूट रेजिमेंट यानी कि पैरा एसएफ ने रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। थर्ड कि हमारी स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व थी इसमें, दोनों ही तरफ से, बिल्कुल गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में ही हो रही है एक्सरसाइज इतने समय से, है ना। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ करेक्ट होने के कारण ऑप्शन ए 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस संजीव खन्ना वो स्वॉन इन एज द डैश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब पूछ रहे हैं कि कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने। तो यहाँ पर भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली। A 49th, B 51st, C 50th या D 52nd। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। हालांकि इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत आसान सा जवाब है। स्टिल आई एम गिविंग यू योर अप्रोप्रिएट टाइम, आपको 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे।
चलिए, आई होप एवरीबडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर भारत के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, है ना, 51st थे संजीव खन्ना, है ना, क्योंकि DY चंद्रचूड़ साहब थे 50th, उसके बाद बने संजीव खन्ना जी। संजीव खन्ना हमारे 51st हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन रिसेंटली हेल्ड G20 समिट। हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द 18th G20 समिट वॉज हेल्ड इन रियो दी जेनेरियो, ब्राज़ील। 18वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। दूसरा, द थीम ऑफ G20 समिट वॉज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट। G20 शिखर सम्मेलन का विषय था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना, है ना। आप पूछ रहे हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 या D नीदर 1 nor 2। समय शुरू हो चुका है बच्चों आपका। चलिए, टाइम इज़ अबाउट टू एंड। आई होप सभी ने जवाब दे दिया है। स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं बच्चों। पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि G20 समिट का 18th एडिशन रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कि थीम जो था इस बार बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो अगेन पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही होने के कारण हमारा करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, है ना। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट हेल्ड। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ए इंडिया, बी जमाइका, सी गयाना, डी त्रिनिदाद एंड टोबैगो। योर 30 seconds स्टार्ट नाउ। चलिए सभी का यहाँ पर आई होप जवाब आ गया होगा। दिस वॉज ऑल्सो वेरी ईजी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा भी था। चलो, तो दूसरा इंडिया कैरिकॉम समिट हुआ था जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन कहाँ है बच्चों, गयाना में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, है ना, जॉर्ज टाउन गयाना। अब यहाँ पे दूसरा तो सबको पता है क्योंकि न्यूज़ में था। पहला भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहला इंडिया कैरिकॉम समिट पूछ सकते हैं तो वो हुआ था न्यूयॉर्क में, है ना। अब कैरिकॉम से क्या समझते हैं, तो कैरिकॉम मतलब ये संगठन है कैरिबियन देशों का, है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑल ऑफ दोज बॉर्डर नेशंस। तो ये कैरिबियन देशों का एक संगठन है जिसमें 15 देश मेजरली पाए जाते हैं, कुछ ऑब्जर्वर देश भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहला हुआ था न्यूयॉर्क में, दूसरा गयाना जॉर्ज टाउन, है ना। चलिए आगे चलेंगे हम 10th क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द ICA वॉज फाउंडेड इन 1895 इन लंदन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना 1895 में लंदन में हुई। दूसरा, ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 130-year हिस्ट्री। ICI वैश्विक सहकारी सम्मेलन अपने 130 साल के इतिहास में पहली बार स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया।
तीसरा, थीम ऑफ ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस वॉज कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय था सहकारिताएं सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती हैं। Which of the statements given above is are correct? A 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 1, 2 and 3 या D 1 and 2 only? Your 30 seconds start now. सोच समझ के सही जवाब देंगे बच्चों। समय खत्म होने वाला है। चलिए अब सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो बच्चों, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यानी कि ICA को फाउंड किया गया था 1895 लंदन में। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ना। इस साल जो है करीबन 130 साल की बात है कि इतना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो कि ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है अभी जो 130 साल वाली बात है जो मैं कह रही थी पहले वाले में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ICA का ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस स्विट्ज़रलैंड में पहली बार 130 सालों में हुआ। ठीक है, तो ये जो है गलत है बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? स्विट्ज़रलैंड में नहीं हुआ है वो 130 साल में पहली बार, इंडिया में हुआ है। 2024 का जो ICA समिट था वो एक्चुअल में न्यू दिल्ली में हुआ था और ये 130 साल में पहली बार भारत में हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्विट्ज़रलैंड है, दिस स्विट्ज़रलैंड इज़ रॉन्ग। यहाँ क्या आना चाहिए था? इंडिया आना चाहिए था, है ना। तीसरा की जो थीम है वो है कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, दिस इज एंटायरली करेक्ट, जिसके कारण हमारा 1 and 3 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए, क्योंकि सेकंड तो रॉन्ग हो गया है। तो ऑप्शन ए वाले बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्कुल आप लोग सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं कि भारत में हुआ था पहली बार 130 साल में, ना कि स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन सागर मंथन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। समाचार में देखा गया ऑपरेशन सागर मंथन किससे संबंधित है? पहला, अ नेवल ड्रिल कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित नौसेना अभ्यास। बी, मॉनिटरिंग एंड इंटरसेप्टिंग नारकोटिक्स स्मगलिंग थ्रू सी रूट्स, समुद्री मार्गों से मादक पदार्थों की तस्करी की निगरानी और रोकथाम। सी, टेक्नोलॉजी टू हार्नेस ओशियानिक सीबेड, महासागरीय सतह का दोहन करने की प्रौद्योगिकी। डी, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, समुद्री खोज और बचाव अभ्यास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय ख़त्म होने वाला है बच्चों, जल्दी से जवाब दे दीजिए सब। चलिए अब यहाँ पे बच्चों बात आ रही है कि ये जो सागर मंथन एक्सरसाइज है ये किसने कंडक्ट करी, है ना। इन जनरल अगर हम सोचेंगे तो पहले सोचने में आएगा हाँ नेवल ड्रिल हो सकती है, बट ये नेवल ड्रिल नहीं है। दूसरा आके देखो कि क्या नारकोटिक स्मगलिंग का इसमें कुछ है, तो हाँ ठीक है, दिस वॉज फॉर इंटरसेप्टिंग नारकोटिक स्मगलिंग। अब हुआ क्या था, भारत जो है मैंने पहले भी कहा है घिरा हुआ है दो
गोल्डन कम्युनिटीज़ में, ठीक है। एक है गोल्डन क्रिसेंट, फिर यहाँ आ जाता है इंडिया, और फिर है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। तो गोल्डन क्रिसेंट में भी 3 ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये दवाइयों वाले ड्रग नहीं है, ये ड्रग्स वाले ड्रग्स हैं, है ना। तो गोल्डन क्रिसेंट में आ जाएगा आपका ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। फिर इंडिया के इस साइड आएंगे तो गोल्डन ट्रायंगल मिलेगा, यानी कि थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, है ना। तो क्योंकि इंडिया के ईस्ट और वेस्ट दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इनकमिंग हो रहा है, इसलिए नारकोटिक्स बहुत एक्टिव हो गई है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑपरेशन है सागर मंथन, ये इसीलिए किया गया था ताकि जितने भी बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स होते हैं, मतलब अबाउट 700 किलो के कंसाइनमेंट्स जो हैं वो रेस्क्यू किए गए थे, पकड़ाए गए थे। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन बी हमारा नारकोटिक्स वाला सही है ना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जो है ये लॉन्च हुआ था ऑपरेशन, और ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर था, जिसमें 700 किलो के मेटाम्फेटामाइन जो है वो कैप्चर हुई थी, ठीक है। आगे देखिए 12th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, UNCBD कहते हैं जिसे। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCBD के 16वें सम्मेलन COP 16 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द COP 16 वॉज हेल्ड इन कैली, कोलंबिया। COP 16 का आयोजन कोलंबिया के कैली में हुआ। दूसरा, थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज पीस विथ नेचर। सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति था। तीसरा, कॉन्फ्रेंस एड्रेस्ड जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग क्लीन एनर्जी एंड कोल फेज आउट स्ट्रैटेजीज। सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा और कोयला को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की रणनीतियों सहित न्यायोचित परिवर्तन पहलों पर चर्चा की गई। अब स्टेटमेंट पूछना है कौन से करेक्ट है। A 1 and 3 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 2 and 3, या फिर D 1 and 2 ओनली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, आई होप सभी के पास इनफ टाइम था आंसर देने के लिए, 30 सेकेंड्स क्योंकि आपके कवर हो चुके हैं। चलिए, सबसे पहला स्टेटमेंट देखेंगे हम। 16वीं UNCBD के बारे में बात की जा रही है, तो क्या कोलंबिया में हुई? बिल्कुल हुई। थीम क्या पीस विथ नेचर था? बिल्कुल था। कॉन्फ्रेंस ने क्या ट्रांजिशन इनिशिएटिव्स इन सबको एड्रेस किया? बिल्कुल किया। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने के कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी का एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। ओके बच्चों, चलिए 13th क्वेश्चन पर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट? इस संगठन ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2024 रिपोर्ट जारी की। पहला UNEP, दूसरा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तीसरा वर्ल्ड बैंक, चौथा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, आई होप एवरीबडी वुड हैव आंसर्ड इट करेक्टली। तो बच्चों, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है 2024 की, वो जारी की गई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा। तो ऑप्शन बी
जो था हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी मैंने स्टैटिक में पढ़ाया था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए। नहीं पता? देखो, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस, ठीक है, पेरिस में। वही रिन्यूएबल एनर्जी अगर आ गया तो वो है अबू धाबी, ठीक है। सिर्फ आईईए है तो इट इज़ पेरिस, लेकिन रिन्यूएबल भी अगर शब्द लग गया तो दैट इज़ अबू धाबी देन, है ना, इतना ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जेडा कमिटमेंट्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? हाल ही में खबरों में रही जेडा प्रतिबद्धताओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना। सी, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। डी, एनहांसिंग ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, वैश्विक साइबर सुरक्षा को बढ़ाना। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 seconds. चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था जेडा कमिटमेंट्स का क्या था। ए, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी था क्या? नहीं। बी, ग्लोबल एफर्ट्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए एक पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी जेडा में, ठीक है। तो वहाँ पर बात की गई थी किस प्रकार से हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को इजीली एक्सेसिबल करवा सकते हैं एएमआर दवाइयों को, है ना। तो यहाँ पे उसके लिए जो है ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था जेडा में, इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चौथी ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी एएमआर पे, तो उसका जवाब भी जेडा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं, एक जैसा पूछा गया है और दूसरा ये कि चौथी ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी एएमआर की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज सच एज सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ओवर 3 years। 3 वर्षों में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों को सुरक्षित आवास और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। दूसरा, द इनिशिएटिव टारगेट 75 PVTG कम्युनिटीज़ अक्रॉस 18 states and 1 UT इन इंडिया। यह पहल भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 75 PVTG समुदायों को लक्षित करती है। तीसरा, टोटल बजटरी आउटले फॉर स्कीम इज 24,104 crore। इस योजना के लिए कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपए है। फिर से वही, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली या D 1, 2 and 3 ओनली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
योर 30 सेकेंड्स आर अबाउट टू बी ओवर। सही जवाब देंगे जल्दी जल्दी। चलिए अब यहाँ सबसे पहला स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं। क्या जनमान स्कीम जो है ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एम करता है इन 3 ईयर्स के पीरियड में ट्राइबल ग्रुप्स को? यस। दूसरा, क्या ये 75 पीवीटीजी कम्युनिटीज़ को टारगेट किया हुआ है? बिल्कुल। ठीक है। 18 स्टेट्स 1 यूटी, इज़ इट करेक्ट? यस। थर्ड, बजट इतना ही है? बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना? तो ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। सौरई पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? सौरई चित्रकला एक पारंपरिक आदिवासी कला है जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी ओडिशा? योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए एवरीबडी इज आंसर्ड। अब यहाँ पे सौरई पेंटिंग जो है बच्चों मध्य प्रदेश की नहीं है, झारखंड की है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बी लिखा है तो देन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑलराइट, देखो ये सौरई पेंटिंग है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है बच्चों झारखंड का। संथल, मुंडा और राउन और ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस करती हैं और ये सोहराई फेस्टिवल के दौरान किया जाता है क्योंकि ये वहाँ के हार्वेस्ट सीजन से मैच करता है। ये अपनी पेंटिंग में नेचुरल पिगमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो ऑर्गेनिक पेंटिंग टाइप होती है। चलिए आगे चलते हैं। माउंट लिवोतोबी recently in the news due to volcanic eruption is located in which country? हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चे में रहा माउंट लिवोतोबी किस देश में स्थित है? ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी जापान या डी पापुआ न्यू गिनी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, आप सभी के 30 सेकेंड ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर इट वॉज़ वेरी इजी, बहुत इजी था। अगर पढ़ा हुआ नहीं भी होगा तो भी बहुत ही इजी था। लिवोतोबी जो है इंडोनेशिया ही ऐसी जगह है जहाँ मेजर वोल्केनो विस्फोट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिंग ऑफ फायर है इन द पैसिफिक ओशन, तो इसीलिए इंडोनेशिया इज़ द राइट आंसर। अभी जो माउंट लिवोतोबी है इसके दो अलग अलग मेजर पीक्स हैं। एक है लिवोतोबी लाकी लाकी जिसे मेल कंसिडर किया जाता है, एक है लिवोतोबी पारम्पुआन जिसे फीमेल कंसिडर किया जाता है। ये दोनों ही लिवोतोबी के ट्विन वोल्केनो पीक्स हैं, ठीक है, ट्विन पीक्स कहते हैं इन्हें, और ये इंडोनेशिया के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पर। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रिसेंटली डिस्कवर्ड? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मूंगा कहाँ खोजा गया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी मालदीव्स, सी सोलोमन आइलैंड्स या डी फिलीपींस? योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ।
चलिए बच्चों, ये 30 सेकेंड्स आर ओवर। आई होप सभी ने जवाब दे दिया होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा कोरल, अभी तक हमें क्या पता था कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा कोरल है, ठीक है। लेकिन सोलोमन आइलैंड्स में हाल ही में उससे भी बड़ा कोरल डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन सोलोमन आइलैंड, है ना। अब यहाँ पे जैसे करंट अफेयर्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बार बच्चे कहते हैं, अभी भी डाउट्स आ रहे हैं कि करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेटा करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैंने कहा बार बार रिवीजन लगता है, उसे याद करने की नहीं रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। आप जितना रिवाइज़ करोगे उतना, और उल्टा ये जो नवंबर महीने के करंट अफेयर क्वेश्चन है बहुत ईजी हैं। आपने अक्टूबर के महीने के देखे होंगे, दे वर क्वाइट डिफ़िकल्ट, इवन सितंबर मंथ वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट नवंबर के बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर आपने इसे रिलीजियसली रिवाइज़ किया होगा, ऑनेस्टली रिवाइज़ किया होगा, तो आपको सब बन जाएंगे। कोरल्स क्या होते हैं? तो कोरल्स बेसिकली जो हमारे लूकवार्म वाटर, लूकवार्म मतलब गुनगुना पानी, तो बहुत सारे ओशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है, ठीक है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो ऐसी वाटर बॉडीज़ जिसमें टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है, लूकवार्म रहता है, वहाँ पे कोरल्स डेवलप होते हैं। कोरल्स दिखने में पौधे जैसे होते हैं, बट ये होते एनिमल्स हैं, ठीक है, पानी के एनिमल्स कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये दिखते पूरे पौधे जैसे हैं। जब कोरल्स बनते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पानी की बायोडाइवर्सिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि कोरल्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं पानी की बाकी जीव जंतुओं को, जो उनकी सस्टेनेंस में हेल्प करते हैं। और कोरल से बहुत बार आइलैंड्स भी बनते हैं, ठीक है। कोरल्स के फॉसिल बहुत ज़्यादा काम के होते हैं इंसानों के, तो इसीलिए कोरल्स बहुत ही ज़्यादा रेयर, यूनिक और हेल्पफुल प्राणी होते हैं हमारे लिए, है ना। चलिए अब यहाँ पर चलिए आगे। लेक कारीबा recently seen in news due to drought is located between which of the two countries? पूछ रहे हैं हाल ही में सूखे के कारण चर्चा में रही कारीबा झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? ए ज़ाम्बिया एंड तंजानिया, बी जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना, सी ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, डी मोजाम्बिक एंड मालावी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके 30 सेकेंड्स ख़त्म होने वाले हैं बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए अब ये जो लेक कारीबा है, लेक कारीबा के बारे में अगर बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा मैन मेड लेक है ना। वॉल्यूम से बात की जाए, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के बारे में आपको पता ही होगा कि बक्से के अंदर कितनी चीज़ें समा सकती हैं, वो उस बक्से की वॉल्यूम है ना। तो बेसिकली कैपेसिटी, तो बाय कैपेसिटी या बाय वॉल्यूम ये विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक कंसिडर किया जाता है। तो लेक कारीबा के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है, किसके बीच में? ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जम्बेजी रिवर है, उसके ऊपर ये लेक कारीबा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, लेक कारीबा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड लेक है बाय वॉल्यूम मतलब बाय कैपेसिटी, और ये जम्बेजी रिवर पर है, और ये एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, ठीक है। ये हाल ही में न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉट के कारण इसके वाटर लेवल्स अफेक्ट हो रहे थे, है ना। चलिए 20वें प्रश्न पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। दूसरा, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत
एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तीसरा, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 selected women SHGs for rental service in agriculture from 2024-2025 to 2025-26। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2025-26 तक कृषि में किराए की सेवाओं के लिए 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराना है। अब बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली या D 1 2 and 3। योर 30 seconds स्टार्ट नाउ। योर 30 seconds आर अबाउट टू गेट ओवर बच्चों। चलिए अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा की गई है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नहीं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, एक शब्द का डिफरेंस है बस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पर इतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो इसको ऐसा सोच के मत करना कि इतना एक एक है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया था, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तीसरा, ये स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है रेंटल सर्विसेज के रूप में एग्रीकल्चरल ड्रोन्स प्रोवाइड करने की बात करता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, जिसके कारण ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है ना बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम का हिस्सा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, है ना। चलो 21 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय जापान। जापान द्वारा विकसित विश्व के पहले, सॉरी वो गलती से म्यूट हो गया था। जापान द्वारा विकसित विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है। ए लिग्नोसैट, बी NVS-02, सी इकोसैट या डी यूटिलसैट। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए आपका समय ख़त्म होने वाला है बच्चों। जिसने जवाब नहीं दिया है आई होप जल्दी से जवाब देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट जो जापान बना रहा है उसका नाम है लिग्नोसैट, ठीक है, बहुत आसान था, लिग्नोसैट। ओके चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू स्टैब्लिश जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम स्लैग इन इंडिया। भारत ने टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। ए रशिया, बी कजाकिस्तान, सी उज़्बेकिस्तान या डी मंगोलिया। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। आपके 30 सेकेंड्स ख़त्म होने वाले हैं बच्चों।
जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए, अब ये जो भारत की टाइटेनियम वाली पूरी की पूरी एक बोल सकते हैं एग्रीमेंट है, ये हमारी साइन हुई है ऑप्शन बी कजाकिस्तान के साथ में। ठीक है, तो टाइटेनियम स्लैग के लिए हमारा जिससे भी एग्रीमेंट हुआ है वो देश है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महासागर इनिशिएटिव। महासागर पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, महासागर स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी इन 2023। महासागर का अर्थ है क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास हेतु समुद्री अभियान, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा 2023 में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा, द रिसेंटली कंडक्टेड एडिशन ऑफ महासागर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ बायएनुअल इनिशिएटिव। हाल ही में आयोजित महासागर का संस्करण इस द्विवर्षीय पहल का तीसरा संस्करण था। तीसरा, द इनिशिएटिव अलाइंस विद इंडिया सागर विजन विच वॉज लॉन्च्ड इन 2015 टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज विद मैरीटाइम नेबर्स। यह पहल भारत के सागर विजन के अनुरूप है, जिसे 2015 में समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। फिर पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 and 3 या डी 1, 2 and 3। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय ख़त्म होने वाला है बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, दूसरे की बात करें तो ये भी सही है और तीसरा भी सही है, जिसके कारण 1, 2 and 3 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, है ना। महासागर बेसिकली हमारे इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे जितनी भी सिक्योरिटी हो वो और ज़्यादा एक्टिवली फॉलो की जा सके, है ना। और ये सागर इनिशिएटिव की लाइंस में ही चल रहा है। चलिए, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर फार्मिंग, सॉरी एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग। एग्रीवोल्टाइक खेती से आप क्या समझते हैं। ए, फार्मिंग टेक्निक दैट इंटीग्रेट सोलर पैनल्स विथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स टू ऑप्टिमाइज लैंड यूज एंड एनर्जी प्रोडक्शन। एक कृषि तकनीक जो भूमि उपयोग और ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए कृषि फसलों के साथ सौर पैनलों को एकीकृत करती है। बी, a method of farming that exclusively relies on hydroponic schemes for hydroponic systems for crop cultivation। खेती की एक विधि जो फसल की खेती के लिए विशेष रूप से हाइड्रोपोनिक प्रणालियों पर निर्भर करती है। सी, a sustainable farming practice that uses only organic fertilizers and avoids synthetic inputs। एक स्थायी कृषि पद्धति जो केवल जैविक उर्वरकों का उपयोग करती है और सिंथेटिक इनपुट से बचती है। डी, न्यू फॉर्म ऑफ वर्टिकल फार्मिंग दैट ग्रोज क्रॉप्स इनसाइड आर्टिफिशियल क्लाइमेट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ऊर्ध्वाधर खेती का एक नया रूप जो कृत्रिम जलवायु नियंत्रित वातावरण के अंदर फसलें उगाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, आपका समय ख़त्म होने वाला है, 30 सेकेंड। अब यहाँ पर सही जवाब है
ऑप्शन ए, एक फार्मिंग टेक्निक जो कि सोलर पैनल्स को एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ मिक्स करती है जिससे लैंड का यूज़ और एनर्जी प्रोडक्शन दोनों बढ़े, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब है। आज का आखिरी क्वेश्चन, वेयर इज़ द 5th एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2024 बीइंग कंडक्टेड। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ए हनोई एंड हो ची मिन सिटी, बी उमरोई एंड जयपुर, सी अम्बाला एंड चंडी मंदिर, डी दानांग एंड नात्रांग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके बच्चों, योर टाइम इज सून टू एंड। आई होप सबने ये लास्ट क्वेश्चन का जवाब सही दिया होगा। विनबैक्स वियतनाम और भारत के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हमारी हुई थी अम्बाला और चंडी मंदिर में, तो इसलिए ऑप्शन सी अम्बाला एंड चंडी मंदिर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का जो है पूरा का पूरा पार्ट 1 ऑफ नवंबर करंट अफेयर्स MCQ इज़ कम्प्लीटेड। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग द पार्ट 2 और फिर हमारा नवंबर का महीना पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, जिन जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा एक ही एडवाइस है, रिवाइज़ करो मैगज़ीन, करंट अफेयर MCQs जो भी पुराने हो चुके हैं, तो मैगज़ीन अगर आप अच्छे से रिवाइज़ करोगे या करंट अफेयर्स जो हमारे मंथली क्वेश्चंस हैं, मंथली न्यूज़ है, वो रिवाइज़ करोगे तो ईज़िली आपको क्वेश्चंस एड्रेस करने में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, बहुत ईज़िली हो जाएगा। ऑलराइट, सो इफ़ यू फील दिस इज़ डिफ़िकल्ट दैट मीन्स यू नीड टू रिवाइज़, है ना, याद मत करो उसे, रिवाइज़ करो। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।